एप्पल के जो एक बेहतरीन लीडर रह चुके हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में जो कुछ सीखा, आप उसे सिर्फ 15 मिनट में सीख सके? इसका जवाब है हाँ, यह मुमकिन है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग्स को 15 मिनट में शेयर किया था, 3 कहानियों के माध्यम से। संदीप सर ने भी इस स्पीच को सभी के लिए हाईली रिकमेंड किया है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी। आज मैं उन्हीं वर्ड्स को हिंदी में और सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी व्यक्ति वर्ल्ड की इस अद्भुत स्पीच को लैंग्वेज की अड़चन की वजह से ना सुन पाए। आज आप वह सुनने वाले हैं जो आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस स्पीच को सुनने के बाद आप इंस्पायर्ड हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए ऑनर की बात है। सच कहूं तो मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ, और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन सेरेमनी में इतना करीब पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी को अपने लाइफ की 3 कहानियां सुनाऊंगा। ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया और 6 महीने के भीतर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं 18 महीने बाद तक किसी तरह वहां आता जाता रहा। सवाल यह है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह चाहती थी कि मुझे कोई अडॉप्ट कर ले, लेकिन वह चाहती थी कि मुझे अडॉप्ट करने वाले कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हों। पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक लॉयर और उसकी वाइफ द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस वर्ल्ड में आया, उन्होंने अपना माइंड बदल लिया और कहा कि उन्हें तो एक गर्ल चाहिए थी। इसीलिए आधी रात को मेरे पेरेंट्स को कॉल किया गया जो वेटिंग लिस्ट में थे, और उनसे पूछा गया कि क्या वे मुझे अडॉप्ट करना चाहेंगे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है वे कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हैं और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने फाइनल अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स ने मेरी बायोलॉजिकल मदर को प्रॉमिस दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से वह मान गई और मुझे अडॉप्ट किया गया। कुछ इस तरह मेरी लाइफ की शुरुआत हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग पेरेंट्स की सारी सेविंग्स पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 मंथ्स बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, और न ही कोई आइडिया था कि यह कॉलेज मेरी हेल्प कैसे करेगा। और यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स की लाइफ भर की सेविंग्स खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का डिसीजन लिया और सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस टाइम ये बहुत स्केरी लगा, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने उन क्लासेस को करना बंद कर दिया जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और केवल उन्हीं क्लासेस को किया जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। ये सब करना इजी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था। इसलिए फ्रेंड्स के रूम्स में मैं जमीन पर सोता था। मैं कोक की बॉटल्स को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था, और हर संडे 7 माइल्स पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, ताकि हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भरकर खाना खा सकूं। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं बताता हूं कि कॉलेज छोड़ना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन क्यों था। उस समय रीड कॉलेज कंट्री की सबसे अच्छी जगह थी, जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज कैंपस में हर एक पोस्टर और हर एक लेबल बहुत खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ्ड था। और क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर्स के बीच स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाता है ये भी सीखा। ये सब बहुत ब्यूटीफुल था, हिस्टोरिकल था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। ये सभी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था,
उस समय मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने लाइफ में करूंगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं ली होती तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो फ्यूचर को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था। लेकिन 10 साल बाद जब मैं पास्ट को देखता हूं तो सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको ट्रस्ट करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज पर विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने लाइफ पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में ट्रस्ट रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, यह आपको अपने दिल की आवाज सुनने की करेज देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल डिफरेंट पाथ पर चल रहे होंगे, यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और अब भी आप जो भी कर रहे हैं वह आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप में ट्रस्ट रख कर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट था कि मुझे जल्दी ही वह काम मिल गया जिससे मैं प्यार करता था। वॉज और मैंने अपने फादर के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने 1 साल पहले ही मैकिंटॉश रिलीज किया और मैं 30 इयर्स का हो गया था, और फिर कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल बढ़ने लगी, हमने एक वाइज मैन को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वह मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हमारे बीच मतभेद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई। उन लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरह 30 इयर्स की एज में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। ये मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था और अब खत्म हो चुका था। ये पूरी तरह से डेवस्टेटिंग था। कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं अपने काम से प्यार करता था और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। उस वक्त ये नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने की वजह से ही मैं अपने लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में पहुंच गया। पिछले 5 इयर्स में मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम नेक्स्ट है और एक और कंपनी बनाई जिसका नाम पिक्सार है, और इसी बीच मुझे एक वंडरफुल वुमन से प्यार हो गया जो मेरी वाइफ बनी। पिक्सार ने वर्ल्ड की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब यह वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। फिर सर्कमस्टांसेस ने एप्पल को नेक्स्ट खरीदने के लिए मजबूर कर दिया और मैं वापस एप्पल में आ गया, और जिस टेक्नोलॉजी को हमने नेक्स्ट में डेवलप किया था वो अब एप्पल के रिवाइवल का कोर है। और लॉरिन और मैं एक साथ एक वंडरफुल फैमिली हैं। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। ये एक बिटर एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं भी सही जगह पर था। कभी कभी लाइफ में पत्थर मारकर आपका टेस्ट लिया जाता है। अच्छी बात यह है कि मैं जानता था कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी सीख यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो काम कर रहे हो उससे आपका दिल जुड़ा होना चाहिए और आपको उससे प्यार होना चाहिए। आपका काम आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और सच में सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वह काम करें जिसे आप ग्रेट मानते हो, और ग्रेट काम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने काम से प्यार करें। अगर आपको अभी तक ऐसा काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, खोजते रहिए। जैसा दिल के मामलों में होता है वैसा ही काम के मामलों में भी होता है। जब आपको वह काम मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यही है, और किसी भी ग्रेट रिलेशनशिप की तरह वह काम समय के साथ और अच्छा होता जाएगा।
इसीलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे यह आपकी लाइफ का आखिरी दिन है तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी। तब से पिछले 33 ईयर्स से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज का दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही करता जो मैं करने वाला हूँ? और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। ये याद रखना कि एक दिन मरना है, किसी भी चीज के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, इसलिए ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। लगभग 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7-10 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दिया कि मेरे पैनक्रियास में ट्यूमर है। सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता था कि पैनक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी वह सारी चीजें जो आप अगले 10 ईयर्स में करने वाले थे वे बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिताया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी वाइफ और जो भी वहां उपस्थित था, जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही रेयर प्रकार का कैंसर हुआ है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और फॉर्चुनेटली मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब पहले कभी नहीं पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय तक ऐसा ना हो। ये सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वे लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहां हम सभी जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेंशन मृत्यु है। ये जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। इस समय आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज्यादा ड्रामेटिक होने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यही ट्रूथ है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की लाइफ जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का करेज रखें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। तो पहले अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।